हेलो बच्चों। तो अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है पदार्थ की अवस्थाएं। तो पदार्थ की अवस्थाएं पढ़ने से पहले हमने जो पदार्थ के बारे में अब तक जो भी पढ़ा है उसको थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। तो सबसे पहले हमने पदार्थ के इतिहास के बारे में पढ़ा कि कैसे जो प्राचीन दार्शनिक थे उन्होंने पदार्थ को पंचतत्व से मिलकर बना हुआ माना है। फिर जो आधुनिक वैज्ञानिक आए उन्होंने उसको दो भागों में वर्गीकृत किया, उसके भौतिक गुणधर्म के आधार पे और रासायनिक प्रकृति के आधार पे। फिर हमने पदार्थ के जो कण होते हैं उनके अभिलाक्षणिक गुण देखे कि पदार्थ के कणों के मेनली 3 अभिलाक्षणिक गुण होते हैं। पहला, उसके कणों के बीच में रिक्त स्थान पाया जाता है। दूसरा, उसके कण निरंतर, जो पदार्थ के कण होते हैं वो निरंतर गतिशील होते हैं। और तीसरा हमने पढ़ा था कि पदार्थ के कणों के बीच में क्या पाया जाता है, आकर्षण बल पाया जाता है। ठीक है, तो अब स्टार्ट करते हैं पदार्थ की अवस्थाएं। अपने आसपास के पदार्थों को ध्यान से देखें, ये कितने प्रकार के हैं। हम पाते हैं कि पदार्थ अपने 3 रूप में होते हैं, ठोस, द्रव और गैस। तो बच्चों, जब हम अपने चारों तरफ देखते हैं तो हमें जो पदार्थ है वो मुख्यतः इन 3 अवस्थाओं में ही देखने को मिलता है, ठोस अवस्था, द्रव अवस्था और गैस अवस्था। वैसे तो वैज्ञानिकों ने इस चैप्टर में 5 अवस्थाओं की बात की है। जो 2 अवस्थाएं हैं, प्लाज्मा और बॉस-आइंस्टाइन कंडेंसेट, वो आपको आगे पढ़ने को मिलेगा। उसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस किया गया है जो कि आपको आगे जानने को मिलेगा। अभी मुख्यतः हमें ठोस, द्रव और गैस अवस्था पे ही फोकस करना है। तो ठोस अवस्था में अगर हम पदार्थों को देखें तो कौन से पदार्थ जो हैं वो ठोस अवस्था में हैं। तो सबसे ज़्यादा हमें अपने चारों तरफ जो पदार्थ हैं वो ठोस अवस्था में ही देखने को मिलते हैं। चाहे आप पेड़ पौधे ले लो, पत्थर ले लो, पशु ले लो, सब जो हैं ये क्या हैं, ठोस अवस्था में। अगर आप एक कमरे में बैठे हो तो जो भी आपको बेड दिख रहा है, दीवारें दिख रही हैं, फर्श दिख रही हैं, खिड़की दिख रहा है, दरवाज़ा दिख रहा है, मेज़, कुर्सी, पेन, कॉपी, ये सब क्या हैं, ठोस अवस्था में पदार्थ हैं। अगर द्रव अवस्था में पदार्थों को देखेंगे तो द्रव अवस्था में जितने भी प्रकार के तेल होते हैं, और जल हो गया, मिट्टी का तेल हो गया, पेट्रोल हो गया, ये सभी क्या होती हैं, जो पदार्थ हैं वो द्रव अवस्था में हैं। अब अगर गैस अवस्था में पदार्थों की बात करेंगे तो गैस अवस्था में जितनी भी गैसें होती हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, हवा, ये सभी क्या होते हैं, गैस अवस्था में पदार्थ हैं के एग्जाम्पल होते हैं। तो पदार्थ की ये अवस्थाएं उसके कणों की विभिन्न विशेषताओं के कारण होती है। तो पदार्थ की जो ये अवस्थाएं, मतलब पदार्थ को जो इन 3 अवस्थाओं में बांटा गया है, मुख्यतः ठोस अवस्था, द्रव अवस्था और गैस अवस्था में, इसका पीछे जो कारण है वो क्या है कि कणों की जो विभिन्न विशेषताएं हमने पीछे पढ़ी हैं। जैसे कणों के बीच में रिक्त स्थान होता है, कण निरंतर गतिशील होते हैं और उनके बीच क्या होता है, आकर्षण बल पाया जाता है। तो ये जो चीज़ें मतलब हमने कणों की जो विशेषताएं हैं जो पढ़ी हैं, इन्हीं विशेषताओं के आधार पे जो पदार्थ होता है उसको इन 3 अवस्थाओं में रखा गया है। तो ये जो विशेषताएं हैं कणों की, ये ठोस अवस्था में अलग, द्रव अवस्था में अलग और गैस अवस्था में अलग अलग पाई जाती हैं। और इन्हीं विशेषताओं के कारण जो पदार्थ होता है उसको इन 3 अवस्थाओं में रखा गया है। तो जो सभी पदार्थ होते हैं, ये बहुत ध्यान देने योग्य बात है बच्चों कि जो सभी पदार्थ होते हैं वो क्या होते हैं, कणों से मिलकर बने होते हैं। और ये कण जो होते हैं उनके बीच में क्या होता है, रिक्त स्थान होता है, वो निरंतर गतिशील होते हैं और इनके बीच में क्या होता है, आकर्षण बल पाया जाता है। तो चाहे आप ठोस अवस्था के पदार्थों की बात कर लो, चाहे द्रव अवस्था में पदार्थों की बात कर लो, चाहे गैस अवस्था में पदार्थों की बात कर लो, इन सब का जो निर्माण है या फिर ये सब क्या होते हैं, कणों से मिलकर बने हैं। ठीक है, चलो अब आगे बढ़ते हैं। अब हम पदार्थ की तीनों अवस्थाओं के गुणों का विस्तार से अध्ययन करेंगे। तो अब जो हम पदार्थ की 3 अवस्थाओं की बात की है, ठोस, द्रव और गैस, तो इनके जो गुण होते हैं, मतलब इनकी जो प्रॉपर्टीज़ होंगी, उनके बारे में हम क्या करेंगे। जैसे ठोस अवस्था में क्या प्रॉपर्टीज़, मतलब क्या गुण होते हैं, और द्रव अवस्था में क्या प्रॉपर्टीज़ हैं उसकी, और गैस की क्या प्रॉपर्टीज़ होती हैं, इन सबको क्या करेंगे हम अच्छे से पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हमारे पास है ठोस अवस्था।
तो इसमें दिया गया है क्रियाकलाप 1.9। तो बच्चे जो ठोस पदार्थ हैं वो सबसे ज़्यादा हमारे चारों तरफ आपको देखने को मिलते हैं। तो अभी क्रियाकलाप दिया गया है 1.9। निम्नलिखित वस्तुओं को एकत्रित करें: पेन, किताब, सुई और लकड़ी की छड़। तो अब आगे कहा गया है, इन वस्तुओं के चारों ओर पेंसिल घुमाकर इनके आकार का रेखा चित्र बनाएं। तो अभी जो हमने चीज़ें, जो वस्तुएं हमने एकत्रित की हैं, जैसे पेन हो गया, किताब हो गया, सुई हो गया और लकड़ी की छड़ हो गई, तो इन सब का हमने क्या करना है, अब चारों ओर पेंसिल घुमाकर इनके आकार का रेखा चित्र बनाना है। तो अगर पेन का रेखा चित्र बनाएंगे बच्चों, तो वो कुछ इस प्रकार से बनेगा, ठीक है। और किसी बुक का आकार का जो रेखा चित्र बनेगा वो कुछ इस प्रकार से बनेगा, और जो सुई होता है उसका कुछ इस प्रकार से, और लकड़ी की छड़ का जो आकार होगा वो कुछ इस प्रकार से होगा, ठीक है। तो अब कहा गया है आगे, क्या इन सभी का निश्चित आकार, स्पष्ट सीमाएं तथा स्थिर आयतन है। तो जैसा कि हम इनके आकार का रेखा चित्र देख पा रहे हैं, तो हम कह सकते हैं कि इनका क्या है, निश्चित आकार है, इनकी सीमाएं भी स्पष्ट हैं, और ये जो स्थान घेर रहे हैं, मतलब इनका जो आयतन है वो भी क्या है, स्थिर है। अब कहा गया है, इन पर हथौड़ा मारने, खींचने या गिराने से क्या होता है। तो अगर हम इन सभी पे हथौड़ा मारते हैं तो हम देखेंगे कि ये अपने आकार को नहीं बदलेंगे, चाहे हम इन पे हथौड़ा भी मारें। अगर ज़्यादा मार देते हैं, जैसे अगर पेन पे आप ज़्यादा तेज़ हथौड़ा मार दो तो वो टूट सकता है, लेकिन वो अपने आकार को नहीं बदलता है, ठीक है। वो क्या होता है, एकदम दृढ़ होता है। फिर है खींचने। अगर पेन या जितनी भी चीज़ें हमें ये दी गई हैं वस्तुएं, इनको अगर हम हाथों से खींचें तो हम देखेंगे कि ये अपने आकार को नहीं बदलती हैं, ये जैसे हैं वैसी ही रहती हैं, मतलब इनके आकार में परिवर्तन नहीं होता है। फिर है गिराने से। अगर आप इनको गिरा भी दो तो तब भी ये अपने आकार को नहीं बदलती हैं, ठीक है। इसका मतलब ये क्या होती हैं, ये जो सभी वस्तुएं ये बहुत दृढ़ हैं, मतलब रिजिड हैं। फिर है, क्या इनका एक दूसरे में विसरण संभव है। अब विसरण आपने पढ़ा है बच्चों, विसरण क्या होता है, दो अलग अलग पदार्थों का स्वतः मिलना क्या होता है, विसरण है। तो कहा गया है कि जो वस्तुएं हमने ले रखी हैं, पेन, किताब, सुई, लकड़ी की छड़, अगर हम इनको एक साथ रख दें और कुछ समय बाद इनको देखें तो क्या इनका एक दूसरे में विसरण संभव है। तो इनका एक दूसरे में विसरण संभव नहीं होता है। ये किस वजह से होता है कि जो ठोस होते हैं उनकी कणों की व्यवस्था की वजह से। तो जैसे पेन है हमारे पास, इसके कणों की अगर हम व्यवस्था देखें तो वो कुछ इस प्रकार से है कि इसके कणों के बीच में बिल्कुल भी स्पेस, मतलब रिक्त स्थान नहीं होता है, और इसके जो कण होते हैं वो बहुत पास पास व्यवस्थित होते हैं, और इनका जो आकर्षण बल होता है वो बहुत ज़्यादा होता है, जिस वजह से इनके बीच का जो रिक्त स्थान होता है वो क्या होता है, बहुत कम होता है। तो यही कारण है जो ठोस होते हैं उनका एक दूसरे में विसरण नहीं होता है, और इसी वजह से जो ठोस होते हैं उनका निश्चित आकार होता है, स्पष्ट सीमाएं होती हैं तथा स्थिर आयतन होता है, क्योंकि इनके जो कणों की व्यवस्था होती है वो बहुत पास पास होती है, इनमें आकर्षण बल भी ज़्यादा होता है और रिक्त स्थान कम होता है, जिसकी वजह से इनमें विसरण संभव नहीं है। फिर है, बल लगाकर इनको संपीड़ित करने का प्रयास करें, क्या इनका संपीड़न संभव है। अब संपीड़न क्या होता है बच्चों, कोई बाह्य दबाव लगाने पर कोई जो वस्तु है वो, जिस वस्तु पे हम बाह्य दबाव लगा रहे हैं वो क्या कर दें, अपना आयतन कम कर दें, दबाव के कारण अपना आयतन कम कर दें, तो ऐसी जो प्रक्रिया है इसको हम क्या कहते हैं, संपीड़न कहते हैं। तो अगर आप इन जो वस्तुएं हमने ले रखी हैं इनको अगर हम संपीड़ित करते हैं, मतलब इन पे दबाव लगाते हैं, तो ऐसा नहीं होता है कि ये अपने आयतन को कम कर देंगी। जैसे ये बुक इतनी, इसका आकार इतना है, तो ऐसा नहीं होगा कि हम इस पर दबाव लगाएंगे और इसका जो आकार होगा वो इतना हो जाएगा, मतलब इसका जो आयतन है वो अपने आयतन को कम कर देगी, जो स्थान वो घेर रही है उस स्थान को कम कर देगी, ऐसा नहीं होता है। तो जो ठोस होते हैं उनका संपीड़न नहीं होता है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। अब है, उपरोक्त सभी उदाहरण ठोस के हैं। जो हमने अभी सभी उदाहरण देखे हैं वो क्या हैं, ठोस के उदाहरण
हम देख सकते हैं कि इन सभी का एक निश्चित आकार, स्पष्ट सीमाएं और स्थिर आयतन है, यानी नगण्य संपीड़ता होती है। तो जो वस्तुएं हमने ली हैं, जैसे पेन, पुस्तक, सुई, लकड़ी की छड़, ये क्या है? सभी ठोस हैं और इनका निश्चित आकार है। जैसे हमने देखा, इनका आकार भी निश्चित है, इनकी आकृति भी क्या है? निश्चित है। और इनकी जो सीमाएं होती हैं वो भी स्पष्ट हैं, और इनका जो आयतन है, मतलब ये जो जगह घेर रही हैं, वो भी क्या है? निश्चित है। तो इनका आयतन भी क्या है? स्थिर है। अब जो ठोस होते हैं उनका आयतन निश्चित होता है, ये हमको पता है। तो निश्चित आयतन होने की वजह से इनकी जो संपीड़ता होती है, मतलब अगर हम इनको संपीड़ित करेंगे तो ये अपने आयतन को कम नहीं करेंगी, क्योंकि इनका जो आयतन है वो क्या है? स्थिर है। इसलिए ठोसों की जो संपीड़ता होती है वो क्या होती है? नगण्य होती है। ठीक है। अब है, बाह्य बल लगाने पर भी ठोस अपने आकार को बनाए रखते हैं। बल लगाने पर ठोस टूट सकते हैं, लेकिन इनका आकार नहीं बदलता है, इसलिए ये दृढ़ होते हैं। तो हमने इसमें हथौड़ा मार के भी देखा था, खींच के भी देखा था, और गिरा के भी देखा था। जो ठोस होते हैं वो बाह्य बल लगाने पर क्या करते हैं? टूट सकते हैं, अगर बहुत ज़्यादा बाह्य बल लगा दिया, लेकिन वो अपने आकार को नहीं बदलते हैं। बाह्य बल लगाने पर ठोस के आकार मतलब ठोस जो होते हैं वो अपने आकार को क्या करते हैं? बनाए रखते हैं। इसी को क्या कहते हैं? दृढ़ होना, मतलब रिजिडिटी कहते हैं, दृढ़ता कहते हैं। ठीक है। ठोसों में क्या पाई जाती है? दृढ़ता पाई जाती है। तो दृढ़ता का मतलब क्या है? कि हम कितना भी बाह्य बल लगा दें, लेकिन जो वस्तु है वो क्या करें? अपने आकार को बनाए रखती है। तो उसको क्या कहते हैं? दृढ़ता होना। वस्तु में क्या? दृढ़ है वस्तु। तो जो ठोस होते हैं उनके कौन कौन से गुण होते हैं बच्चों? ठोस में उनका निश्चित आकार होता है, उनकी आकृति भी निश्चित होती है, उनकी स्पष्ट सीमाएं होती हैं, और इनका आयतन स्थिर होता है। इनमें नगण्य संपीड़ता पाई जाती है, और ये क्या होते हैं? दृढ़ होते हैं। दृढ़ का मतलब बाह्य बल लगाने पर वो अपने आकार को भी बनाए रखते हैं। ठीक है। बाह्य बल लगाने पर वो अपने आकार को परिवर्तित नहीं करते हैं। तो अब है, निम्नलिखित पर विचार कीजिए। पहला दिया गया है, रबड़ बैंड को क्या माना जाएगा? क्या खींचकर इसका आकार बदला जा सकता है? क्या ये ठोस है? अब यहाँ पे कुछ चीज़ें दी गई हैं बच्चों, जिसमें हमें विचार करना है। तो सबसे पहले दिया गया है रबड़ बैंड। तो कहा गया है कि रबड़ बैंड को खींचकर हम उसकी लंबाई और लंबाई में क्या कर देते हैं? वृद्धि कर लेते हैं। तो अभी हमने ठोसों का गुण पढ़ा है कि ठोस जो होते हैं, चाहे हम कितना भी बाह्य बल लगा दें, वो अपने आकार को नहीं बदलती हैं। तो ऐसा कि मतलब जो दृढ़ता का गुण है ठोसों का, जब रबड़ बैंड ठोस है तो उसमें ये वाला जो गुण है ठोसों का, वो क्यों नहीं है? तो जो रबड़ बैंड होता है बच्चों, अगर हम उस पर बाह्य बल ना लगाएं तो तब वो क्या होता है? उसका निश्चित आकार, निश्चित आकृति, स्पष्ट सीमाएं और स्थिर आयतन होता है, बिना बाह्य बल लगाए हुए। लेकिन जब उस पर बाह्य बल लगाते हैं तो वो खींचकर क्या हो जाता है? अपनी लंबाई में वृद्धि कर लेता है। तो ये कब होता है? जब हम बाह्य बल लगाते हैं। जब बाह्य बल नहीं लगाते हैं तो तब वो अपने नॉर्मल साइज़ में रहता है, नॉर्मल आकार में रहता है। लेकिन जब बाह्य बल लगाते हैं तो वो अपने आकार में क्या कर देता है? मतलब जो उसकी लंबाई होती है उसमें क्या कर देता है? वृद्धि कर देता है। तो ये जो रबड़ बैंड है ये भी सॉलिड होता है, लेकिन ये मतलब ये भी ठोस होता है, लेकिन ये प्रत्यास्थ का जो गुण होता है वो क्या होता है? रबड़ बैंड में पाया जाता है। तो इस जो इलास्टिसिटी बोलते हैं इसको, मतलब प्रत्यास्थता, इस गुण की वजह से क्या होता है? मतलब इसमें क्या होता है कि जब किसी वस्तु पे बाह्य बल लगाया जाता है तो वो अपने आकार में या फिर लंबाई में वृद्धि कर लेता है, लेकिन जब बाह्य बल हटा देते हैं तो वो फिर अपने नॉर्मल साइज़ में आ जाता है। तो इसको क्या कहते हैं? प्रत्यास्थता का गुण कहते हैं, जो कि रबड़ बैंड में पाया जाता है। लेकिन रबड़ बैंड क्या होता है? एक ठोस ही होता है। कौन सा गुण पाया जाता है रबड़ बैंड में? प्रत्यास्थता। ठीक है, प्रत्यास्थता। तो अब दूसरा है, विभिन्न आकार के बर्तनों में
रखने पर चीनी और नमक उन्हीं बर्तनों के आकार ले लेते हैं। क्या ये ठोस हैं? तो ठोस का गुण हमने अभी पढ़ा है कि जो ठोस होते हैं वो क्या होते हैं, उनका आकार निश्चित होता है, उनका आकार आयतन क्या होता है, निश्चित होता है। लेकिन यहाँ पे अगर हम देखें कि चीनी और नमक को हम जिस भी बर्तन में डाल रहे हैं वो उसी का आकार ले रही है, तो इसका मतलब जो चीनी और नमक है वो क्या है, ठोस नहीं है। तो ऐसा नहीं है बच्चों, जो चीनी और नमक है अगर हम उसका एक क्रिस्टल लेते हैं तो उसका जो क्रिस्टल होता है उसका आकार आयतन दोनों क्या होते हैं, निश्चित होते हैं। इसलिए जो चीनी और नमक हैं वो क्या हैं, ठोस हैं। अब है तीसरा, इसमें है स्पंज क्या है, यह ठोस है लेकिन फिर भी इसका संपीड़न संभव है, क्यों? तो जो स्पंज होता है बच्चों, उसका एक उदाहरण कुछ इस प्रकार से ले लेते हैं। तो जो स्पंज होता है उसमें क्या होते हैं, बहुत से छिद्र होते हैं, ठीक है। तो अब क्या है, जब ये स्पंज नॉर्मल है, मतलब इसमें कोई भारी दबाव हम नहीं लगा रहे हैं, ठीक है, कोई भारी दबाव हमने क्या है इस पर नहीं लगाया है, तो इसका जो आकार होता है, इसका जो आयतन होता है वो क्या होता है, निश्चित होता है। लेकिन जब हम इसमें भारी दबाव लगाते हैं, अगर हम इसको अपने हाथ में लें और हम इसको मतलब दबाएं, तो इसमें से क्या हो जाता है, इसके अंदर जो छिद्र हैं बहुत से, इसमें क्या होती है, नॉर्मली हवा भरी रहती है। तो जब हवा भरी रहती है तो इसका आकार आयतन क्या होता है, निश्चित होता है। लेकिन जब हम इसको इस पे दबाव लगाते हैं तो इसकी हवा क्या हो जाती है, बाहर निकल जाती है, जिसका इसका संपीड़न क्या हो जाता है, संभव हो जाता है। तो जो स्पंज होते हैं उसमें संपीड़न तभी संभव होता है जब उसमें क्या होते हैं, छिद्र होते हैं, ठीक है। तो जब उसमें दबाव नहीं लगाया जाता है तो वो अपना नॉर्मल साइज़ में रहता है, तब उसका आकार आयतन दोनों निश्चित होते हैं। इसलिए जो स्पंज होता है वो क्या होता है, ठोस होता है। उसमें जो संपीड़न होता है वो सिर्फ उसमें पाए जाने वाले जो होल्स होते हैं, जो छिद्र होते हैं, उसी की वजह से संभव होता है, ठीक है। अब है ये सभी ठोस ही हैं क्योंकि बाह्य बल लगाए जाने पर रबड़ बैंड का आकार बदलता है और हटा देने पर यह पुनः मूल आकार में आ जाता है। तो अत्यधिक बल लगाने पर यह टूट भी जाता है, ठीक है। तो रबड़ बैंड में क्या होता है, प्रत्यास्थता को गुण पाया जाता है। प्रत्यास्थता का गुण क्या होता है बच्चों, कि जब हम किसी वस्तु पे भारी दबाव लगाएं तो वो अपने आकार में क्या कर देता है, परिवर्तन कर देता है। लेकिन जब हम उस दबाव को हटा देते हैं तो तब क्या हो जाता है, वो अपने नॉर्मल आकार में आ जाता है। और अगर हम अत्यधिक बल भी लगाएं तो वो टूट जाएगा, ठीक है। तो ये जो गुण होता है रबड़ बैंड का, इसी की वजह से वो क्या होता है, खींचता है, ठीक है। इलास्टिसिटी का गुण होता है रबड़ बैंड में, जिसकी वजह से वो खींचता है। लेकिन जो रबड़ बैंड होता है वो क्या होता है, ठोस होता है। फिर है, चाहे हम शर्करा या नमक को अपने हाथ में लें या किसी प्लेट में लें या जार में रखें, इनके क्रिस्टलों का आकार नहीं बदलता। तो कह रहे हैं कि चाहे हम जो चीनी या शर्करा या फिर नमक है, उसको अगर हम जार में रखें या प्लेट में रखें, कहीं भी रखें, उसके जो क्रिस्टल होते हैं उनका आकार तो कभी नहीं बदलता है। जो अगर एक क्रिस्टल की बात करें तो उसका आकार आयतन निश्चित होता है। तो चाहे वो किसी भी बर्तन में रखे जाएं, वो अपने आकार को नहीं बदलते हैं, इसलिए ये क्या होते हैं, ठोस होते हैं। फिर है स्पंज। तो स्पंज में बहुत छोटे छिद्र होते हैं जिनमें वायु का समावेश होता है। जब हम इसे दबाते हैं तो वायु बाहर निकलती है, जिससे इसका संपीड़न संभव होता है। तो स्पंज का संपीड़न क्यों संभव है, क्योंकि उसमें छिद्र होते हैं और उन छिद्रों में हवा भरी होती है। जब हम उस पर दबाव लगाते हैं तो वो हवा क्या होती है, बाहर निकल जाती है, जिसकी वजह से स्पंज का संपीड़न संभव होता है। तो बच्चों, अब तक हम ठोस अवस्था में जो पदार्थ होते हैं उनके गुणों के बारे में अध्ययन कर चुके हैं कि जो ठोस अवस्था है उसमें जो पदार्थ होते हैं उनका क्या होता है, निश्चित आकार होता है, स्पष्ट सीमाएं होती हैं, स्थिर आयतन होता है, यानी उनकी जो संपीड़ता होती है वो क्या होती है, नगण्य होती है, और ये क्या होते हैं, दृढ़ होते हैं, ठीक है। तो इन गुणों के बारे में हम पढ़ चुके हैं और हम ये भी जानते हैं कि जो पदार्थ होते हैं उनकी जो कणों की विशेषताएं होती हैं, इन्हीं कणों की विशेषताओं की वजह से पदार्थ को ठोस अवस्था, द्रव अवस्था और गैस अवस्था में बांटा गया है।
तो पदार्थ के जो कण होते हैं उनकी विशेषताएं हमने पढ़ी हैं कि पदार्थ के कणों की विशेषताएं क्या क्या होती हैं। ये निरंतर गतिशील होते हैं, ठीक है, ये क्या होते हैं, निरंतर गतिशील होते हैं, और इनके बीच में रिक्त स्थान पाया जाता है, ठीक है, रिक्त स्थान पाया जाता है, और ये इनके बीच में क्या होता है, आकर्षण बल पाया जाता है, ठीक है, क्या पाया जाता है, आकर्षण बल पाया जाता है। तो जो ठोस अवस्था में पदार्थ होते हैं उनके जो कण होते हैं उनके बारे में जानते हैं कि ठोस अवस्था में कणों की जो विशेषताएं होती हैं वो किस प्रकार हैं। तो हमने यहाँ पे किताब का, सुई का, लकड़ी की छड़ और पेन का एग्जाम्पल लिया था। तो हम किताब के उदाहरण से समझते हैं तो कि जो कणों की व्यवस्था होती है ठोस पदार्थों में वो किस प्रकार से होती है। तो जो कण होते हैं वो कुछ इस प्रकार से व्यवस्थित होते हैं कि इनके बीच में जो स्पेस होता है वो बहुत कम होता है, मतलब इनके बीच में जो रिक्त स्थान होता है बच्चों, कणों के बीच में वो बहुत कम होता है, जिसकी वजह से ये जो कण होते हैं वो क्या होते हैं, इनका नेचर तो होता है गति करने का, लेकिन ये गति नहीं कर पाते हैं क्योंकि इनके बीच में जो स्पेस है, मतलब जो रिक्त स्थान है वो बहुत कम होता है। और ये जो रिक्त स्थान है वो किस वजह से कम होता है, जो आकर्षण बल होता है कणों के बीच में वो बहुत ज़्यादा होता है। तो जो ठोस अवस्था में पदार्थ होते हैं उनके बीच में जो आकर्षण बल होता है वो क्या होता है, बहुत ज़्यादा होता है, जिस वजह से उनके बीच में जो रिक्त स्थान होता है वो भी कम होता है। और ये जो कण होते हैं ये गति नहीं कर पाते हैं, बल्कि जो इनकी जगह होती है वहाँ पे सिर्फ वाइब्रेट कर पाते हैं, मतलब थोड़ा सा हिलते हैं या कंपन करते हैं, इससे ज़्यादा ये मूव या गति नहीं कर सकते हैं। इस वजह से इनके बीच में जो आकर्षण बल होता है वो बहुत ज़्यादा पाया जाता है।